नमस्कार दोस्तों। जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान, रेलवे की जितनी परीक्षाएं होती हैं जैसे आरआरबी, सीबीटी 2, ग्रुप डी, टीसी, गुड्स गार्ड, एनटीपीसी, असिस्टेंट लोको पायलट, ईटीसी में निश्चित सफलता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी नदी भ्रांस घाटी से होकर गुजरती है? तो निम्न में से कौन सी नदी है जो भ्रांस घाटी से होकर गुजरती है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है राइन नदी। राइन नदी भ्रांस घाटी से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो निम्न में से कौन सी नदी है जो मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो वो है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है लिम्पोपो नदी। लिम्पो नदी जो है वो मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, एशिया की विशाल नदी मैकांग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है? तो जो मतलब एशिया की विशाल नदी है मैकांग, तो वो निम्नलिखित इन चारों देशों में से किस में नहीं बहती है? तो किस में नहीं बहती है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है मलेशिया में नहीं बहती है। और तुम्हारी जो मैकांग नदी है वो चीन में ही बहती है, कंबोडिया में बहती है और लाओस में ही बहती है। और मलेशिया में ये नदी जो है मतलब मैकांग नदी जो है एशिया की विशाल नदी मैकांग, वो मलेशिया में नहीं बहती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, सर और आमू नदियाँ गिरती हैं। जो सर और आमू नदियाँ हैं वो किस में गिरती हैं? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है अरल सागर में। मतलब सर और आमू नदियाँ अरल सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है अमेजन नदी। अमेजन नदी ये जो 4 हैं इनमें से सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो वह देश कौन सा है जिससे ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? वो है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है म्यांमार से। और चीन से भी तुम्हारी ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है और बांग्लादेश से भी और भारत से भी। तो इसमें पूछा है कि कौन सा मतलब मतलब कौन सी नदी मतलब ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो किससे नहीं गुजरती है? तो किससे नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है म्यांमार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? तो किस देश में से बहती है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील देश में से अमेजन नदी बहती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं चाय की कृषि के लिए आवश्यक हैं? तो कौन सी हैं? हमारा जो मतलब वन दे रखा है उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण जलवायु, तो ये चाय की कृषि के लिए क्या है? आवश्यक है। और जो 2 दे रखा है ये 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर परास वाली भारी वर्षा की कृषि के लिए मतलब चाय कृषि के लिए आवश्यक है। तो 1 भी सही है और 2 भी सही है। और मृदा में अच्छी मात्रा में चूना होना चाहिए, तो ये सही नहीं है। तो इसलिए हमारा कोड कौन सा सही है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 1 और 2, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एक बार और देख लेते हैं कि चाय की कृषि के लिए कौन कौन आवश्यक है। एक तो उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता है और 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर परास वाली भारी वर्षा की आवश्यक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी हैं? तो वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन करने में अधिकतम जो योगदान करने वाली 3 फसलें हैं वो है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है गेहूँ, चावल और मक्का। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें हैं हमारा गेहूँ, चावल और मक्का। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? तो वो कौन सी फसल थी? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है मिर्च। मिर्च जो फसल है वो भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न तापी इंजनों यानी क्रायोगेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है। तो अनुप्रयोग किस में होता है? ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। जो निम्न तापी इंजन है उनका जो अनुप्रयोग होता है वो है रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि?
जो मतलब चोटियों पर हम मतलब पहाड़ की चोटियों पर आलू पकाते हैं तो उसमें अधिक समय लगता है। क्यों लगता है वो? तो वो क्यों लगता है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो मतलब पहाड़ की चोटियों पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ही आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि जो तेज हवा चलती है तो उस समय जो रात मतलब जिस दिन रात मतलब रात्रि चल रही है तो और तेज हवा चल रही है तो ओस नहीं बनती है। तो क्यों नहीं बनती है वो? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है वाष्पीकरण की दर तेज होती है, क्योंकि वाष्पीकरण की जो होती है दर वो तेज होती है। कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है उध्रुपातन। उध्रुपातन कहते हैं। ये गलती से मतलब टाइपिंग गलती हो गई है तो इसे इस तरीके से लिखते हैं उध्रुपातन। उध्रुपातन, ये गलती से मिस्टेक हो गया कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को उध्रुपातन कहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पानी का कोई गिलास है और उसमें बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। तो टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का जल, तो मतलब जो टुकड़ा जो है हमारा उसका बर्फ का तो वो पूरा घुल जाता है पानी में। तो उस पर मतलब पानी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है अपरिवर्तित रहता है। पानी में कोई परिवर्तन नहीं होता इसलिए वो अपरिवर्तित रहता है। ना ही बढ़ता है और ना ही घटता है और ना ही इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अपरिवर्तित रहता है मतलब जितना पहले था उतना ही रहता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, अनुपम क्या है? तो अनुपम जो होता है वो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है एक सुपर कंप्यूटर है। जो अनुपम है वो क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। जो कंप्यूटर डाटा होता है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है बिट। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, माइकल एंजेलो वायरस है। जो माइकल एंजेलो वायरस है वो क्या है? एक कंप्यूटर वायरस है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। एक कंप्यूटर वायरस है। माइकल एंजेलो जो है वो एक कंप्यूटर वायरस है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो वो कौन सी है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है अनुपम। अनुपम क्या है? कि अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्ति की मतलब क्या कहना चाह रहा है कि एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है और एक बाइट बना होता है। जो एक बाइट बना होता है वो है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 8 द्विआधारी अंकों का। जो एक बाइट बना होता है वो किसका होता है? 8 द्विआधारी अंकों का। एक बार और देख लेते हैं कि एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है और एक बाइट जो बना होता है वो 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो निम्नलिखित में से कौन एक आवेश कण है? वो है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक क्या है? एक आवेश रहित कण है। मतलब न्यूट्रॉन क्या है? एक आवेश रहित कण है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, रदरफोर्ड के विकिरण परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है परमाणुओं में न्यूक्लियस। परमाणुओं में मतलब रदरफोर्ड के विकिरण परीक्षण ने परमाणुओं में न्यूक्लियस मौजूदगी को सिद्ध किया। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? तो वो किस में होता है? हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है न्यूट्रॉनों में। न्यूट्रॉनों में न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है न्यूट्रॉनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 24, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो मतलब किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो वो है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है अल्फा कण। अल्फा कण के किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नांकित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो निम्नलिखित में से किसने हमारा आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? वो है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, जॉन डाल्टन ने। तो यही थे हमारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और हमारे चैनल पर आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं जो आपकी परीक्षाओं में आने में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बिना देरी करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दिए, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे चैनल पर आप कम से कम 10,000 प्रश्नों की हमने टारगेट रख रखा है, जो आपकी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।